ये अप्रोच कौन सी होगी? डिस्क्रिप्टिव, जो कि करंटली एग्जिस्ट कर रही है। नॉर्मेटिव होता है कि जो करंट सिस्टम है जिसमें फीमेल को अगर इक्वालिटी नहीं है तो किस तरह से आप उनको इक्वालिटी दे सकते हो, सजेशन से रिलेटेड है, आइडियल अप्रोच से रिलेटेड है। इसको हम कहते हैं नॉर्मेटिव अप्रोच। नीलमा, क्लियर या दोबारा बता दूं? ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, फिर आ जाते हैं कि जब हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल फेमिनिज्म मींस, तलाल सर एक और बार काइंडली, तलाल मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी तलाल साहब। सर, इन दो अप्रोचेस के दरमियान फर्क समझ नहीं आ रहा, ये काइंडली रिपीट करें। अभी आपको क्या समझ आई है? मतलब इतना समझ में आया है कि डिस्क्रिप्टिव आप कह रहे हैं कि जो एक्चुअल पोजीशन है उसको डिफाइन करती है, और जो नॉर्मेटिव वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है। थोड़ा सर अगर क्लियर कर दे किसी एग्जाम्पल का। ठीक है। मसलन तलाल साहब, ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि आपने शादी कहाँ करनी है, तो आप कहें जी कि आई एम गोइंग टू सपोर्ट लव मैरिज, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि अगर फीमेल कहती है कि आई एम गोइंग फॉर लव मैरिज, दैट इज अनएक्सेप्टेबल। ये जो करंटली पोजीशन है, मेल के पास क्या रोल है, फीमेल के पास क्या रोल है, तो दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। आइडियली क्या होना चाहिए कि जो मैरिज है दैट इज योर ओन लाइफ, दैट इज योर ओन डिसीजन, एंड यू हैव टू स्पेंड योर लाइफ। सो दिस इज मोस्ट, you can say the most reasonable approach. If you are going to be given freedom that what with whom you want to get married, this is your own decision and no one should dictate you. तो ये जब हम आइडियल अप्रोच की तरफ जाते हैं, दैट इज अ नॉर्मेटिव अप्रोच, कि किस तरह से उनको मजीद बेहतर लाया जा सकता है। फिलहाल इज इट क्लियर? चलो, थैंक यू वेरी मच। ओके, फिर हम कहते हैं कि फेमिनिज्म से क्या मुराद है, कि हम इक्वालिटी कैसे लाएं। तो जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं कि फीमेल को अप्रेस किया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए, और उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, हम कहते हैं बाय एक्सपेंडिंग ह्यूमन चॉइसेस, ठीक है। जब हम एक्सपेंडिंग ह्यूमन चॉइसेस की बात करते हैं, तो इट मीन्स कि आप उनको वर्क इक्वली उनको एक्सेप्ट करो, एंटरटेन करो, उनकी पे के लिए उनको इक्वली एंटरटेन करो, उनकी प्रमोशन के लिए उनको इक्वली एंटरटेन करो। और एलिमिनेटिंग जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन, कि ये कहना कि वो मेल है इसलिए वो सरबराह है, डोमिनेंट है, वो मेल है इसलिए उसके पास सर्टन प्रिविलेज हासिल है, और वो फीमेल है इसलिए वो सर्टन प्रिविलेज से डिप्राइव है। तो ये जो डोमिनेशन और सबमिशन, ये सोसाइटी की हायरार्की है, इसको खत्म करें, और फीमेल की जो रिस्पेक्ट है और डिग्निटी है उसको इंश्योर करें। और फीमेल का जो स्टेटस है कि उसको जस्ट फॉर योर सेक्सुअल प्लेयर उसको यूज करना, और अगेन उसका जो रोल है दैट शुड लिंक ओनली विद सेक्सुअल एक्टिविटी, उसको आप नेगेट करो। तो ये जो फीमेल की सोसाइटी में ऑब्जेक्टिफिकेशन हो रही है, और ये जो सेक्सुअल वायलेंस है उसको एंड किया जाए, और फीमेल की जो एनिमलाइजेशन है और फीमेल की जो एनालॉजी है विद एनिमल्स उसको खत्म किया जाए, और जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म किया जाए। अब डिस्क्रिमिनेशन से क्या मुराद है कि ऑब्वियसली एट फैमिली लेवल, ठीक है, आप किस तरह से ये सोसाइटल लेवल आप डिस्क्रिमिनेट करते हो कि नहीं वो फीमेल है इसलिए वो सर्टन रोल ही परफॉर्म करेगी, वो फीमेल है वो सर्टन अपेयरेंस ही मेंटेन करेगी, वो फीमेल है इसलिए वो सर्टन रोल में उसको सर्टन जो एटीट्यूड है उसको डेवलप करना चाहिए। और जो सर्टन स्टीरियोटाइप्स हैं, जो बायसनेस है इन टर्म ऑफ द लीडरशिप सजेशन एस वी मीन सेक्सुअल वायलेंस, स्टीरियोटाइपिंग मींस बायसनेस, ठीक है, उसको खत्म होना चाहिए। और ऑपरेशन के ऑब्वियसली जब हम कहते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय मेल, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय फीमेल, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय पैसिव, तो ये जो आपकी अपॉर्चुनिटीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ये चीज खत्म होनी चाहिए, ठीक है। और दैट इज ओवरऑल यू कैन से दैट इज स्कोप ऑफ फेमिनिज्म, ठीक है। ओके, फिर हम बात करते हैं कि फेमिनिज्म, हु कैन बी अ फेमिनिस्ट। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि फेमिनिज्म मीन्स दैट अ वुमेन दे नीड टू बी गिवन मोर पावर देन मेन, तो ये दैट इज ट्रू और फॉल्स?
जी, जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन मीन जेंडर डिवीजन। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब डिवीजन होता है ना उधर। चले जहूर साहब, सारी दुनिया का ठीक है सवाल आपके। ठीक है, शरोज आपका भी गलत है। तो फेमिनिज्म का मतलब फीमेल को ज्यादा पावर देना नहीं है। फीमेल फेमिनिज्म का मतलब फीमेल को इक्वल पोजीशन देना मकसद है। ठीक है। ओके, हम वर्ड इक्वालिटी इक्वालिटी की कर रहे हैं, इसका मतलब डजंट मीन कि फीमेल दे नीड टू बी गिवन मोर पावर। ओके, अगर मैं ये कहूं कि फेमिनिज्म मीन कि मेन दे शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर पावर, इज इट ट्रू और फॉल्स? एक्सीलेंट। तो ये फॉल्स है। ठीक है, फेमिनिज्म का मतलब है कि जो राइट्स मेल के पास है वो फीमेल के पास भी हो। तो किसी के राइट्स लेना मकसद नहीं है, इक्वालिटी लाना मकसद है। ठीक है। हाँ, अगर आपके राइट्स जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं किसी की मिस यूज से, तो फिर आप उसको वो लें। ठीक है, एक्सलेंट, शाबाश। अगर मैं ये कहूं कि फेमिनिज्म मीन्स यू नीड टू सपोर्ट मैन राइट, तो ये इट ट्रू और फॉल्स कि फेमिनिज्म से ये मुराद है कि आप मर्दों के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करें। शाबाश। तो जिन्होंने ट्रू कहा है ना, आई रियली अप्रिशिएट देम, लेकिन ये गलत है। ठीक है, अगेन फॉल्स। फेमिनिज्म वुमेन से रिलेट करता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप एक ऐसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं जिसमें आप ये समझते हैं कि फीमेल को दबाया गया है सेक्स की बेस पे। सो फेमिनिज्म इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द वुमेन, नॉट मेन। ठीक है, वो जो मैन वुमेन मेंस फेमिनिज्म है, वो भी वो मैन के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए है कि इससे जो फायदा होगा वो औरतों को होगा। ठीक है, तो मैन फेमिनिज्म जो है ये बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, उसमें मैन एम्पावरमेंट नहीं है। ओके जी सायरा, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो मेन से रिलेटेड जरूर है, लेकिन वो बेसिकली वो कह रहा है कि इससे वुमेन की एम्पावरमेंट होगी। इसका जो फोकस था वो वुमेन एम्पावरमेंट पे था। मैन एम्पावरमेंट इसका फोकस नहीं है फेमिनिज्म। ओके, और इसी तरह जब हम कहते हैं कि फेमिनिज्म से मुराद ट्रांसजेंडर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, तो व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, अच्छा उजैर, यू वांना से समथिंग? जी उजैर, व्हाट इज योर क्वेश्चन? जी अगेन, हाँ ठीक है, शाबाश। के देखिए, बेसिकली होता ये है कि इनिशियली फेमिनिज्म सिर्फ वुमेन से रिलेटेड ही था। या जिस तरह हम कोई थ्योरी की बात करते हैं, तो कोई थ्योरी इनिशियली होमोसेक्सुअलिटी के लिए ही थी, लेकिन फिर उसमें बहुत सारे और भी चीजें शामिल हो गई। तो इनिशियली जो फेमिनिज्म था वो वुमेन के लिए था, लेकिन आप उसको जब कॉन्टेक्चुअल मीनिंग की बात करते हैं तो देन यू कैन से कि आप इसको मैन को शामिल कर लें या ट्रांसजेंडर को शामिल कर लें, बट इनिशियली ऐसा नहीं था। ठीक है, is everything clear? Can we move next? ओके, मोहम्मद इमरान अवान साहब। जी अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर अभी हम फीमेल के जो हैं उनके राइट्स और उनके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या आई थिंक ये थोड़ा सा क्वेश्चन इरेलेवेंट भी है टॉपिक से, लेकिन क्या हम ट्रांसजेंडर के बारे में भी कोई ऐसी थ्योरीज और राइट्स के बारे में पढ़ेंगे आगे? क्या पढ़ेंगे? आज तो क्योंकि आखिरी क्लास है, अब क्या पढ़ना है आपने? सर अभी तक तो हम फेमिनिस्ट तकरीबन जो हमारे आज 8वां लेक्चर है तकरीबन फीमेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या हम ट्रांसजेंडर के बारे में उनको भी तो राइट्स देने चाहिए ना हमें? अच्छा, मुझे तो ये क्या उनके बताएं कि राइट्स के ये बारे जो में? हमने जितने भी लेक्चर्स लिए हैं, क्या हमने ये बात की है कि ट्रांसजेंडर को राइट नहीं मिलने चाहिए? क्या हमने उनको नेगेट किया है? सर ये आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है कि हमने ये निगेट तो नहीं किया कि उनको राइट्स नहीं मिलने चाहिए, लेकिन ये भी तो कंप्लीट ऐसा कोई, जैसे अब फेमिनिस्ट हम पढ़ रहे हैं आज, फेमिनिज्म, तो ये भी तो कंप्लीट एक फीमेल के लिहाज से ना, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि ये मेंस के राइट्स के बारे में है या ट्रांसजेंडर के बारे में है। तो
इस तरह मैं एक प्रोमिनेंट कोई टॉपिक हम पढ़ेंगे। सिलेबस है जेंडर स्टडी का, उसमें वुमेन ही है। इसमें मैं अपनी खुशी के लिए या आपकी खुशी के लिए हमारा कोई कंसर्न नहीं है। हमने जो अपनी लिमिटेशंस है उस पे फोकस करना है। सर आपकी बात बिल्कुल, मैं बस यही क्लियर करना चाह रहा था कि क्या हम उनके बारे में पढ़ेंगे या हमारे मैं आपको सिलेबस के अंदर वही उनका कह कोई रहा जिक्र हूँ कि नहीं है उनके जो इस आपने पे। पढ़ लिया वो आपका सिलेबस था। अगर आप फेमिनिज्म में डिटेल पढ़ना चाहते हैं, उसमें ट्रांसजेंडर का पढ़ना चाहते हैं, तो यू हैव टू गो फॉर, यू कैन से, यू कैन गो फॉर मास्टर डिग्री, ठीक है, जिसमें आप इसको जेंडर स्टडी में और उसको डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। दैट इज ओनली वे, ठीक है। क्योंकि यहाँ ओके पे जो हमारी आउटलाइन है, मैंने आपको कोई चीज आपकी आउटलाइन से बाहर नहीं पढ़ाई। जब भी मैं कोई चैप्टर बताता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर की ये आउटलाइन है, इसमें हम ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर, बहुत शुक्रिया। हाँ, क्योंकि हमने ये भी तो देखना ना कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि हम जो ये जेंडर स्टडी ऑप्ट की हुई है, ये कोई डिग्री प्रोग्राम नहीं है। दिस इज ओनली फॉर योर एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट। कभी आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर जो इसमें फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन कॉन्फ्रेंस की हम बात करते हैं, मोस्टली हम मैक्सिको की बात करते हैं, तो वर्ल्ड टाइम्स ने तो 1920 का भी जिक्र किया हुआ है। तो देखिए, आपने गूगल से वो छापा मारना है और आपने सारा वो किताब लिख देनी है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। यू नीड टू बी फोकस ऑन योर एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट, कि आपकी नीड क्या है, ठीक है। यू आर वेलकम ब्रदर। अच्छा, उसके बाद फहद Uzair sir, could you mind explain division on the basis of the submission mean? यार ये भी उजैर भी इन डिटेल आएगी ये चीजें सारी, डोंट वरी। फहद सर, इज देयर एनी कांसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन? अच्छा, ये मैं फहद इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इसको हम देख लेते हैं जी। ये लास्ट क्लास है, और उमर सर ये लास्ट स्लाइड में गूगल और किटन का मतलब, यार ये बेसिकली ऑलरेडी हम चीजें वैसे कर चुके हुए हैं, ठीक है। कि उसको सेक्सुअल पर्पस के लिए यूज करना, उसको वो एक तशबीह क्रिएट करना, तो ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। चले नेक्स्ट। सो आपकी जो फर्स्ट थ्योरी है दैट इज अ लिबरल फेमिनिज्म। लिबरल फेमिनिज्म का जो फोकस था वो बेसिकली चाह रही थी कि फीमेल के एजुकेशनल राइट्स हो, उनके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स हो, ठीक है। ओके, और इन्होंने जो इश्यूज एड्रेस करने थे वो सेक्सुअल हरासमेंट का था, और हेल्थ केयर का था, और फेयर कंपनसेशन ऑफ वर्क का था। दैट वाज द ओवरऑल इशू टू एड्रेस। अगर हम इनके टेनेट्स की बात करें लिबरल फेमिनिज्म के, तो इनका जो फर्स्ट पॉइंट था जिसपे ये बात कर रहे थे कि दे शुड बी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, ठीक है। ये जो आप में से भी था कि इसमें से इंडिविजुअल या इंटीग्रेशन की कोई बात हुई थी या नहीं हुई थी, तो अगेन आप उसमें ये कह सकते हैं कि जो लिबरल वाले थे वो कुछ पॉइंट्स उनके ऑटोनमस भी थे, यानी कि यू कैन से ऑटोनमस अप्रोच को भी फॉलो कर रहे थे, कुछ पॉइंट्स पे वो इंटीग्रेशन को भी फॉलो कर रहे थे। वो विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। अब जो फर्स्ट उनका पॉइंट है इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, सो दैट इज ऑटोनमस अप्रोच, कि आप अगर वुमेन समझती हैं कि उनको ऑप्रेस किया गया है, उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन है, women they become victim of violence, so the only thing is that they have to show resistance. They have to rely only on those directions which they think so that it is for their own growth. And if they believe that only you can say that if they are going to comply with certain norms, only then it would be in their own survival, then they have to just focus on it. तो बजाय अभी कि आप वो रोल परफॉर्म करें जो कि मर्दों ने कहे हुए, क्योंकि जो सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन है दैट इज अ मेल डोमिनेशन। कि अगर अभी हम इन डिटेल अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि इवन अ फीमेल को जो फीमेल कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फीमेल, इवन इट इज आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय अ मेल। उनका ये ख्याल था कि अभी जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, ये वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपने अपने लिए चूज नहीं की, ये सोसाइटी ने आप पे इम्पोज की हुई है। और सोसाइटी में पावरफुल कौन है? मेल। तो उनका ये ख्याल था कि आप वो काम करें जो आपको अच्छे लगते हो, ठीक है। इन टर्म ऑफ कलर सिलेक्शन, इन टर्म ऑफ सब्जेक्ट सिलेक्शन, इन टर्म ऑफ योर ओन अपीयरेंस, ठीक है। कि आप ब्यूटी का कॉन्टेक्स्ट लेते हैं कि मेल और फीमेल का, दैट इज एंटायरली डिफरेंट।
तो उनका ये ख्याल था कि अगेन यू हैव टू डिसाइड व्हाट रोल यू नीड टू हैव इन योर सोसाइटी, so you have to go and you have to rely on individual rights, individual approach. ओके जो सेकंड इनका टेनेंट था, प्रिंसिपल था कि यू हैव टू रिजेक्ट पैट्रियार्कल नॉर्म्स। अब पैट्रियार्कल नॉर्म्स क्या होते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। अगर हम पैट्रियार्कल नॉर्म्स की बात करें, इट मींस वी आर टॉकिंग ऑफ डिवीजन इन रोल्स, ठीक है, डिवीजन्स इन सर्टेन बिहेवियर्स या डिवीजन्स इन सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर्स। ओके अब उनका ये ख्याल था कि जब हम सोसाइटी में देखते हैं कि आपका रोल क्या होना चाहिए। अब देखिए ना कि हमारी सोसाइटी में आप एक मेल को नहीं गाइड करते कि यार लड़की के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते, ठीक है। हमेशा फीमेल को कहा जाता है कि आप अपने जो आपका स्पाउस होगा उसके सामने आप ऊंची आवाज में बात ना करो, ठीक है। कि अगर एक मेल शाउट करता है फीमेल पे तो वो बदतमीज नहीं है, ठीक है, और वो उसको आप डॉग के साथ जो है वो एसोसिएट नहीं करते। अगर एक फीमेल मर्द के अगेंस्ट ऊंची आवाज में बात करती है तो उसको आप एनिमल के साथ या उसको आप बिच के कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं। तो उनका ये ख्याल है कि जो सोसाइटी है उस सोसाइटी में जो आपके बिहेवियर्स हैं वो बिहेवियर्स डिटरमिन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। एक डोमिनेंट और एक पैसिव है, और ये जो डोमिनेशन और ये जो पैसिव है दैट इज अ हॉलमार्क ऑफ पैट्रियार्कल नॉर्म। तो जब तक आप इनको नेगेट नहीं करोगे तब तक आपकी ऑटोनॉमी नहीं होगी, क्योंकि ये जो आपका सोसाइटी में रोल पैसिव है, again this is not something that is chosen by you, this is something that was dictated on you by men, so you have to go on your individual autonomy, ठीक है। you have to decide your role should be dominant or you need to perform your role as a passive, so that should be your own choice. Okay, they could avail opportunities independently and part of a job, dress, calling, spouse as well. जी ज़्यादा सही है। नेक्स्ट उनका ये ख्याल था कि अगेन यू हैव टू चैलेंज द एग्जिस्टिंग बिलीफ्स, कि जब हम सोसाइटी में जब आप मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो कैसे देखते हैं? दे आर मोर लॉजिकल, दे आर मोर रैशनल एंड दे आर वेरी, यू कैन से दे आर वेरी पीसफुल, ओके, एंड दे आर एडमिनिस्ट्रेटर। और फीमेल को आप कैसे सोसाइटी में उसको वो देखते हैं कि दे आर इमोशनल, दे आर इलॉजिकल, दे आर मोर सुटेबल फॉर केयर टेकिंग जॉब्स and they rely on needy roles. Okay, तो उनका ये ख्याल था कि ये अगेन ये जो रोल्स की डिवीजन है कि मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, दिस इज आल्सो समथिंग दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मेल। तो उनका ये ख्याल था कि जब तक आप इन बिलीव्स को नेगेट नहीं करोगे तब तक आपका रोल जो होगा सोसाइटी में एक्टिव या आपका इक्वल अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलेगी, और तब तक आपके अगेंस्ट जो ऑपरेशन है, जो वायलेंस है, आपकी जो सब्जुगेशन है, आपका जो आपके अगेंस्ट जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट है, दैट कैन नॉट बी ओवरकम। इज इट क्लियर? उजैर नो, व्हाट डू यू मीन बाय नो? उजैर, उजैर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ये उजैर कौन सा था? दो उजैर है हमारी क्लास में, 263 है। जी उजैर, उजैर मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी, अनम्यूट की। आयशा नोट्स का करते हैं, पहले इसको पढ़ लें फिर उसके बाद नोट्स पे आते हैं। चलिए उजैर, अगर आप अनम्यूट नहीं कर रहे तो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन, ठीक है। कम से कम जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि आपको मसला क्या है तब तक तो मुझे नहीं पता चलना कि आपको किस चीज की समझ नहीं आ रही। ओके नेक्स्ट। यार मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है और कैसे करूं उधर? चलें जब होगा फिर हम इसको देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम उजैर। आर यू गेटिंग सर? जी हम अच्छा आपको अंडरस्टैंड थैंक कर यू रहे हैं सर। उजैर। सर ये जो लास्ट पॉइंट है ना, फॉल्स बिलीफ टू नर्चर इमोशनल, सर इसकी समझ नहीं आई सर।
अच्छा, आपने कभी जिंदगी में सुना है कि आपको कभी किसी ने, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उजैर? सर मैं पेशावर से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, पेशावर में कोई इस तरह की होती है आपकी फैमिली में बात कि ये बीबियां जो होती हैं इनसे तो अकल इनकी तो अकल जो है वो होती नहीं है इनमें, ये बिल्कुल आपने सर, सुना इट हुआ है एग्जिस्ट कभी? सर। इट एग्जिस्ट, दैट इज इलॉजिकल। कि आपने ये क्यों नहीं सुना कि मर्दों में भी अकल कोई नहीं होती? आप ये बीबियों को उनके साथ लिंक क्यों कर देते हैं कि बीबियों में अकल नहीं होती? तो ये सर तो कहना ये कि बात तो फीमेल बिल्कुल हमेशा ठीक इलॉजिकल है। हैं, तो उनका ये बिल्कुल बात गलत है, ऐसी सही बात है सर। नहीं है। सही है सर, थैंक यू सो मच सर। आगे ठीक, थैंक थैंक यू सर। ओके, सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट इनके वो प्रिंसिपल्स की बात करें तो हम कहते हैं कि जो, यानी कि जो लिबरल फेमिनिस्ट थे, उनका ये ख्याल था कि जब तक आप फीमेल के अगेंस्ट जो लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, जब तक आप उनको खत्म नहीं करोगे तब तक फीमेल की एम्पावरमेंट नहीं होगी। ओके, इशू क्या था? इशू ये था कि जो फीमेल थे, अगर उनके अगेंस्ट वायलेंस होता था तो देयर वाज नो एनी लॉ अंडर विच दे आर गोइंग टू रेज दैट इशू and they're going to claim that this is your right that is going to be violated. So it means, first of all, the first step should be establishment of your rights. Your rights can be established when you have some legal document. So the role of legislature that becomes very important here. ओके, इसी तरह उनका ये ख्याल था कि जो कुछ फील्ड्स थे, लाइक मेडिसिन की हम बात कर लें, तो फीमेल फील्ड ऑफ मेडिसिन में जा नहीं सकती थी क्योंकि वो फीमेल है। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इवन जो फीमेल है वो आर्मी में नहीं जा सकती थी। ठीक है, ये जो पीएमएल लॉन्ग कोर्सेज हैं इनमें नहीं जा सकती थी। तो अब मुशर्रफ जब आया तो फिर उन्होंने इसको रूल्स को अमेंड किया। उनका ये ख्याल था कि ये जो इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसमें फीमेल के पास चॉइस नहीं होती कि वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। उनका ये ख्याल था कि जब तक आप लीगल इनिशिएटिव की तरफ नहीं जाएंगे तब तक फीमेल की एम्पावरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट, कॉन्शियस रेजिंग। ओके, तो उनका ये ख्याल था कि एक तो आप लॉ मेकिंग करें और फिर फीमेल को आप रियलाइज करवाएं कि दे आर गोइंग टू बी ट्रीटेड अनफेयरली। ठीक है, एंड दे आर गोइंग टू बी ट्रीटेड इन अनइक्वल टर्म्स। अब उसकी एग्जांपल क्या है कि आप अगर लीडरशिप की बात करें तो वो मेल के पास रोल है, अगर आप एक असिस्टेंट के रोल की बात करें तो वो फीमेल के पास था। तो उनका ये ख्याल था कि फीमेल को अवेयर करवाया जाए कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। इसी तरह जब हम जेंडर जॉब मार्केट की बात करते हैं कि बाहर के काम जो है वो किसने करने हैं? मर्दों ने। और घर के काम किसने करने हैं? औरतों ने। और अगर औरतें घर के काम करती भी हैं तो उनको एहसास दिलवाया जाता है कि इवन इफ यू आर गोइंग टू डू योर टास्क एट your primary role, so this is not something that you are doing any favor on men, that was your duty. उनका ये ख्याल था कि ये जो जेंडर जॉब मार्केट है इसको भी आप चैलेंज करें। सर व्हाट फैक्टर्स आर हिस्टोरिकल रियलिटी बट बिहाइंड, यार भावल बलोच साहब, उसके मैंने लिख तो दिया है, कैसे अब आपको मैं बताऊं? मैंने लिख दिया है कि ये इशू थे जो फीमेल फेस कर रही थी और ये उनका फोकस था। ये मैंने आपको बता तो दिया है किस की बेसिस पे जो फर्स्ट वेव इमर्ज हुई थी। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट जो उनका था कि दे फेवर्ड हेटेरोसेक्सुअलिटी। अब यहाँ पे जो लिबरल फेमिनिज्म है दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम रेडिकल फेमिनिज्म। रेडिकल फेमिनिज्म जो थी, अगर हम दोनों को डिफरेंशिएट करें लिबरल और रेडिकल का, जो रेडिकल थे दे वर मोर एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, इन देयर अप्रोच। रेडिकल वालों का ये ख्याल था कि वट एवर द कंडीशंस आर, वुमेन दे नीड टू अवॉइड हेटेरोसेक्सुअल, सपोर्ट कर रहे थे। जब हम इनकी बात करते हैं लिबरल फेमिनिज्म की, तो यहाँ पे इनकी इंटीग्रेशन डिबेट है, ये वाला जो पॉइंट है कि इनका ये ख्याल था कि यू डोंट नीड टू बाइकॉट मेन। ठीक है, सो यू नीड टू गो फॉर heterosexuality as well. But if a women they're going to go for heterosexuality, it doesn't mean that they have some sort of inferiority complex. And in order to overcome their inferiority complex, they're going to get more attracted towards men. तो उन्होंने ये जो पीनस एनमी थियरी है सिगमंड फ्रॉइड की, अभी देखते हैं उसको साइकोएनालिटिकल फेमिनिज्म में, तो उन्होंने उसको नेगेट किया था, लेकिन एट द सेम टाइम दे वर गोइंग टू सपोर्ट हेटेरोसेक्सुअलिटी। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस।
और क्रिटिसिज्म तो आप कर ही लेंगे जब आपको ये पता होगा ना कि ओवरऑल कौन सी थ्योरी किससे रिलेट करती है, तो देन यू कैन डू इट, दैट्स नॉट अ बिग इशू। ओके, नेक्स्ट। ओके, अगर हम रेडिकल थ्योरी की बात करें तो जो रेडिकल थ्योरी है, रेडिकल थ्योरी बेसिकली इनका ये ख्याल था कि जो फीमेल है, फीमेल मर्दों से सुपीरियर, ये कहना कि जो फीमेल है कि दे कैन नॉट अचीव देयर टारगेट्स, और फीमेल के अगेंस्ट जो इश्यूज हो रहे हैं स्पेशली जो सेक्सुअल वायलेंस है उसको कैसे ओवरकम करें। तो उनका ये ख्याल था कि जो फीमेल हैं, फीमेल अपने इश्यूज को उस टाइम ओवरकम कर सकती हैं जब फीमेल यूनिटी हो उनमें, ठीक है, और वो इंक्लूसिव ऑफ ऑल वुमेन हो, और फीमेल रियलाइज कर लें कि दे आर सुपीरियर टू मेल, ठीक है। जब फीमेल रियलाइज कर लेगी तो अपने इश्यूज को एड्रेस कर लेगी, और उन्होंने जिन इश्यू को एड्रेस करना था वो ये था कि यू हैव टू स्टार्ट अ वॉर अगेंस्ट सेक्स, ठीक है, कि आपने जो है अपने आप को जो सेक्स है उससे दूर रखना है। यू हैव टू एक्सपैंड रिप्रोडक्टिव राइट्स, कि अभी जो फीमेल का रोल है, जो कि हम नेचुरल रोल की बात करते हैं कि फीमेल का जो नेचुरल रोल है दैट इज द रिप्रोडक्टिव रोल, तो उसको अपने एक्सपैंड करना है। और साथ उनका ये था कि आपने जो एक्सप्लॉयटेशन है उससे अपने आप को निकालना है, और फीमेल का जो एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट और डिग्निटी है उसको अपने इंश्योर करवाना है बाय हैविंग इक्वल राइट्स। सो दैट वाज द इशू जो कि उन्होंने एड्रेस करना था। जी बावल साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम सर। जी जी, वालेकुम सलाम। सर यूरोप में सिर्फ पीरियड में देखते हैं इस तरह के सेपरेशन की वुमेन शिकार थे, उस सब्जेक्टेड थे, लेकिन उस टाइम हम कोई लिबरल फेमिनिज्म नहीं देखते, या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में उस टाइम उस एरा में हम नहीं देखते। लेकिन सर वहाँ यूरोप में देखते हैं तो जरूरी बात है सर, वहाँ पे कुछ हिस्टोरिक रियलिटीज या कुछ पिक्चर ऐसे हो सकते हैं जिसकी वजह से लिबरल फेमिनिज्म काज हुआ हो। तो मैं ये सवाल था सर। हाँ चलिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल था, लेकिन मैंने आपको ग्रुप में ना एक वो वीडियो भेजी थी जिसपे वो बेसिकली जो वीडियो थी वो तो थी उस पे ऐसे पे, जब हम कहते हैं ना कि जो जेंडर इक्वालिटी है, जब हम जेंडर इक्वालिटी को उसके कॉन्टेक्स्ट में, वो इसका एग्जैक्ट टॉपिक क्या था जिस पे मैंने वो बात की थी, जेंडर इक्वालिटी जो है, पहले मेरे जेहन से टॉपिक ही निकल गया है। एनीहो, हमने वो बात की थी कि जो जेंडर इक्वालिटी है पॉपुलर स्लोगन, ठीक है, नहीं मिथ वाली नहीं, वो पॉपुलर स्लोगन, इस पे मैंने वो बनाई थी। ओके, रीजन ये थी कि एक तो जो वुमेन थी, एट द सेम टाइम जो सोसाइटी थी, सोसाइटी में अवेयरनेस आ चुकी थी, और मैंने जब आपको चैप्टर 5 पढ़ाया था तो उसमें हमने एक बात की थी कम्युनिज्म की, जो इंपीरियलिज्म है, और साथ हमने बात की थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कैपिटलिज्म की, कि जब कैपिटलिज्म आया तो कैपिटलिज्म के इंटरेस्ट में था कि वुमेन को पब्लिक रोल दिए जाएं, क्योंकि वुमेन जो हैं, वुमेन दे आर गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज अ चीप सोर्स ऑफ लेबर। लेकिन ऑल दो कि जो कैपिटलिज्म था, कैपिटलिज्म ने वुमेन का जो रोल था उसको सपोर्ट तो किया, लेकिन कैपिटलिज्म में जो फीमेल के चैलेंजेस थे दे बिकेम ऑफ डिफरेंट नेचर। वो कौन कौन से थे उसमें, जो इंपॉर्टेंट था वो उसमें सेक्सुअल हरेसमेंट का था, उनका इक्वालिटी का था, प्रमोशन का था, वेजेस इक्वालिटी का था, एंड सो ऑन। ओके, मीनवाइल ये हुआ कि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट थी, वर्ल्ड वार फर्स्ट में वुमेन ने बड़ा अच्छा रोल परफॉर्म किया था, और इवन वुमेन ने जो पीस आर्मी बनाई और उनको अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया, ये सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं, जिसकी बेसिस पे उनके रोल को देखते हुए जब वर्ल्ड वार खत्म हुई फर्स्ट, तो बरतानिया ने फीमेल को राइट टू वोट दे दिया, और इवन अमेरिका ने भी फीमेल को राइट टू वोट दे दिया। फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार होती है। सेकेंड वर्ल्ड वार में जो टोटल लोग जो कि मरे थे वो थे 55 से 60 मिलियन, और जो इसके अलावा जो लोग डिस्प्लेस हुए थे वो हुए थे ऑलमोस्ट, और जो रेफ्यूजी बने थे वो थे 40 मिलियन, जिसकी बेसिस पे जो मर्द थे उनकी जो एक ब्रेड विनर का जो कॉन्सेप्ट था वो ब्रेक हो गया,
और फीमेल को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो बाहर के रोल परफॉर्म करें। तो ये सारी चीजें तो ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई हैं। तो उसी की बेसिस पे जब भाई उनके चैलेंजेस डिफरेंट हो गए तो अकॉर्डिंगली उन्होंने फिर उसको हैंडल करना, वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया कि हमारे ये मसले हैं, इस मसलों को हल किस तरह से होता है। हर ग्रुप के अपना ख्याल था कि इस मसले को हम इस तरह से खत्म कर सकते हैं। लिबरल का ये फोकस था कि हम एजुकेशन और लीगल राइट्स पे फोकस करें। रेडिकल का ये था कि हम सेक्स को बाइकआउट करें। तो दैट वाज देयर अप्रोच। जी भावल साहब, कोई अफाका हुआ है आपको? यस सर, यस मैं समझ गया सर। थैंक यू सो मच सर। चले, यू आर वेलकम ब्रदर। अच्छा, उसके बाद उबैद सर, रेडिकल फेमिनिज्म इज गोइंग टू अपरूट ऑल एग्जिस्टिंग स्टीरियोटाइप सीम्स यूटोपियन। लिटरली अब एक्टिव होने का फायदा नहीं है जब क्लास ही खत्म हो गई है। चले यानी हो। अच्छा, सवाल भी छोटा बड़ा होता है। चले, सैयद ज़ीशान साहब, शोर। सर ये लिबरल फेमिनिज्म मेल को बेंचमार्क रखती हैं या नहीं रखती? क्योंकि हमने अभी ये पढ़ा है ना कि वो ये कहती थी कि उनको बेंचमार्क ना रखें, आपको जो चीज पसंद है वो करें। और रेडिकल फेमिनिज्म उनको बेंचमार्क भी, यानी कि रेडिकल फेमिनिज्म उनको बेंचमार्क रखती हैं और लिबरल फेमिनिज्म उनको बेंचमार्क नहीं रखती। क्या ऐसा ही है व्हाट डू यू मीन बाय बेंचमार्क? सर कि उनको मेल को एज इस तरह से रखना कि हमें उन जैसा बनना है? यानी कि लिबरल फेमिनिज्म ऐसा नहीं कहता था, रेडिकल फेमिनिज्म ऐसा कहता है। क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने ये कहा कि हमने उन जैसा बनना है। मैंने ये बात बिल्कुल नहीं की। ठीक है मैंने सर। आपको ये कहा है कि फेमिनिज्म ये समझता था कि हमारे अगेंस्ट जो वायलेंस है, हमारे अगेंस्ट जो हमारी एक्सप्लॉयटेशन है, उसकी रूट काज मेल है। मैंने आपको ये कहा है। मैंने ठीक ये है नहीं सर। कहा कि उन्होंने ये कहा कि हमने ये बनना है। ठीक है, मैं समझ गया। फेमिनिज्म रिलेट ही फीमेल की एक्सप्लॉयटेशन से करता है। उन्होंने कहा था कि हमारी जो एक्सप्लॉयटेशन है उसमें, क्योंकि सोसाइटी की कंस्ट्रक्शन ही मेल ने की है, जी तो सर। वो कहते थे कि उस एक्सप्लॉयटेशन से हम बाहर कैसे आ सकते हैं, ताकि उस ठीक है सर। एक्सप्लॉयटेशन से बाहर आए और हमारे पास इक्वल राइट्स हो, हमारे पास इक्वल स्टेटस हो, हमारी इक्वल ट्रीटमेंट मिले, हमारे पास इक्वल पोटेंशियल्स जो है हम उनको एक्सप्लोर कर सके। ये उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था बेसिकली। जी सर, समझ गया मैं। थैंक यू। ठीक है जी शरोज, अभी आपको ये समझ आ जाती है इसकी एक्सपेंशन ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स। डोंट वरी, वो आगे हम उसी की तरफ ही जा रहे हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम इनके टेनेट्स की तरफ। जो रेडिकल फेमिनिज्म है, इनका जो पहला मसला था, जो इनका पहला प्रिंसिपल था, वो कहते हैं कि मेन आर द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम स्टार्ट ही मर्दों से हो जाती है, कि जो वर्ड इवन मेल है दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, अब जो ये समझते थे कि मेन आर द प्रॉब्लम, इसके 6 आगे फर्दर वो इसके सब पॉइंट्स हैं। अब उसमें एक कहते हैं, जो फेमिनिज्म की अगर हम बात करें तो उसमें एक ग्रुप आता है जिसका नाम था फेमिनिस्ट रेवोल्यूशनरीज। जो फेमिनिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, वो ये कहते थे कि जो फीमेल है, फीमेल को ट्रीट किया जाता है एज अ ऑब्जेक्ट, और वो जो ऑब्जेक्ट है दैट इज फॉर देयर सेक्सुअल डिजायर्स। ठीक है, और सेक्सुअल डिजायर्स का जो बेनिफिशियरी है वो कौन है? दैट इज मेल। तो उनका ये ख्याल था कि आप जब तक इनको खत्म नहीं करेंगे, पेट्रियार्की को खत्म नहीं करेंगे, तब तक फीमेल आजाद नहीं हो सकती। ओके, दूसरा ग्रुप आ जाता है रेड स्टॉकिंग्स का। रेड स्टॉकिंग, ये बेसिकली रेड स्टॉकिंग इज अ फीमेल जो कि इसको लीड कर रही थी। उनका ये ख्याल था, रेड स्टॉकिंग्स जो है, उनका ये ख्याल था कि बेसिकली जब तक आप मेल को रियलाइज नहीं करवाएं कि व्हाट डू यू मीन बाय अ मेल, तो फीमेल के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट नहीं हो सकते। तो फीमेल के राइट्स प्रोटेक्ट तब होंगे जब मेल अपनी सुप्रीमेसी को, जो अपनी डोमिनेशन है, उसको वो गिव अप करे, और मेल इस चीज को अंडरस्टैंड करे कि इफ आई एम अ मेल इट डजंट मीन दैट आई नीड टू अप्रेस अ फीमेल। तो ओनली देन फीमेल कैन गेट आउट ऑफ इट। ओके, थर्ड आ जाता है फायरस्टोनिस्ट। ठीक है, ये बेसिकली फायरस्टोन वही है जो शूला में फायरस्टोन, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं।
जो फर्स्ट ऑनेस्ट थे वो ये समझे थे कि फीमेल दे नीड टू गो फॉर टेक्नोलॉजी। ये जो शहरोज का क्वेश्चन था, उनका ये ख्याल था कि भाई जिसको बच्चे चाहिए वो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल जो मीन्स है उनकी तरफ जाए, और जो सेक्स है उससे फीमेल बाहर निकले। ठीक है, कि अगर आपको बच्चे चाहिए तो आप भी टेक्नोलॉजी यूज करें, ठीक है, और आप अपने अंदर बच्चा पैदा करें, चाहे मेल बच्चे पैदा कर लें, और इवन अगर फीमेल ने भी बच्चा पैदा करना है तो इवन दे कैन गो फॉर आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, और दे नीड टू नेगेट डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द मेल, जिससे वो सेक्सुअल प्लेजर सीख कर सके। तो उन्होंने उसका जो रिप्रोडक्टिव रोल है उसी को चैलेंज कर दिया था। Although उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट दे वर गोइंग टू सपोर्ट दिस आइडिया कि इस तरह का सिस्टम होना चाहिए जिससे फीमेल अपने आप को इस प्रॉब्लम से ही निकाल सके, क्योंकि ये जो रोल है दैट इज दैट रिप्रोडक्टिव रोल, दैट इज द बायोलॉजिकल रोल, जिसकी वजह से फीमेल को एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो लिहाजा इस रोल को एक्सपैंड करने की जरूरत है। ठीक है, ओके, फिर आ जाते हैं कल्चरल फेमिनिस्ट। कल्चरल फेमिनिस्ट का ये ख्याल था कि आपका जो कल्चर है दैट इज मेल डिफाइंड। ठीक है, और उस मेल डिफाइंड कल्चर में आपकी कब इंडिपेंडेंस हो सकती है, जब आप अपने आप को मेल से सेपरेट कर लें। हर वैल्यू जो कि मेल की है उससे आप अपने आप को निकाल लें। कि ये बेसिकली कल्चरल फेमिनिस्ट यू कैन से कि ये ऑटोनमस अप्रोच को सपोर्ट कर रहे थे, इन अदर वर्ड्स। ठीक है, कि जब तक आप अपने आप को उसमें डिटैच नहीं करेंगे तब तक आपकी एम्पावरमेंट नहीं होगी। जी अनीस, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ अनीस। जी अनीस खान। हेलो सर। जी जी अनीस। सर इस पॉइंट की समझ नहीं आई कि अगर मेल किसी बच्चे को मतलब रिप्रोड्यूस करना चाहे तो वो उसके लिए मतलब खुद वो करे टेक्नोलॉजी के जरिए। सर ये क्लियर नहीं हुआ, सॉरी सर। हाँ तो कोई बात नहीं, वो अपना जेनिटल चेंज कर ले, जेनिटल चेंज कर ले और उसके बाद वो बच्चा पैदा कर सकता है बायोलॉजिकली, अपने आप को अच्छा फीमेल बना ले। सही सर। ठीक है, सही सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आ जाता है कि इनका जो, सॉरी ये कंप्लीट हो गया था। अच्छा, उसके बाद जाते हैं मैट्रियार्किस्ट। जो मैट्रियार्किस्ट हैं वो सपोर्ट कर रहे थे फीमेल के रोल को, कि फीमेल को सोसाइटी में लीड करना चाहिए। जिस तरह है ना पैट्रियार्की, रूल ऑफ फादर, मैट्रियार्की था रूल ऑफ मदर। और ये बेसिकली जो इको फेमिनिस्ट थे वो भी इसको सपोर्ट कर रहे थे कि फीमेल हिस्टोरिकली, बायोलॉजिकली, ठीक है, और मिथोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फीमेल ज्यादा क्लोज है नेचर के। तो मेल ने इवन के इन्वायरमेंट को भी डिस्ट्रॉय किया है। तो दिस इज वेरी एसेंशियल कि हर फील्ड में मेल की डोमिनेशन होनी चाहिए। ओके, फिर आ जाते हैं फीमेल सुप्रीमेसिस्ट। जो फीमेल सुप्रीमेसिस्ट थे उनका ये ख्याल था कि फीमेल सुपीरियर है, और फीमेल सुपीरियर फिजिकली भी है, फीमेल सुपीरियर जो है बायोलॉजिकली भी है, और फीमेल सुपीरियर मॉरली भी है। ठीक है, जिस तरह सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि फीमेल मॉरली इन्फीरियर है क्योंकि वो उसमें लस्ट है सेक्स की, जिसकी वजह से वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। तो इन्होंने नेगेट किया था, इन्होंने कहा था कि फीमेल जो है उसको लीड करना चाहिए और उसकी इक्वालिटी होनी चाहिए क्योंकि वो हर तरह से सुपीरियर है मेल से। ओके, अब इनका जो सेकंड पॉइंट आ जाता है, पहला तो था ना मेन आर द प्रॉब्लम, उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। जो इनका सेकंड पॉइंट था प्रिंसिपल, कि सेक्स रिमेन्स द फंडामेंटल कॉज ऑफ वुमेन ऑपरेशन, कि जो वुमेन है, वुमेन पे जो जुल्म होता है या वुमेन के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसके पीछे जो फैक्टर है दैट इज अ सेक्स। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्स? कि आप जो आइडेंटिटी देते हो इंडिविजुअल को दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, कि एक मेल है और एक फीमेल है। तो इनका ये ख्याल था कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेक्स है, कि जब आप किसी को, फीमेल को सेक्स की बेस पे आइडेंटिटी दे रहे हो तो दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक। इट मींस कि उसका ये सेक्स है जिसकी वजह से उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। और क्योंकि अब उसको आपने फीमेल सेक्स का वो नाम दे दी है, जिसकी वजह से सोसाइटी में उसके पास जो कंट्रोल है वो लूज कर जाएगी, फीमेल वो इंडिविजुअल वो कंट्रोल लूज कर जाएगा। और क्योंकि आपने उसको एज ए आइडेंटिटी फीमेल सेक्स दी है, जिसकी वजह से वो जो फीमेल होगी
that is going to be used as a player in the eye of men, और जो एक notion है sex is hunting और women they are going to be considered as a prey, तो उनका ये ख्याल है कि that is a problematic, जिसकी वजह से उसके पास वो opportunity नहीं मिल पाती। अब ये जो साइमन द बोवेल की बुक थी द सेकंड सेक्स, जिसमें उसने कहा था कि दैट इज अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने पूरा उसको लिख दिया है कि ह्यूमैनिटी इज अ मेल एंड मेल डिफाइंस अ वुमन not in herself but in relation to himself. She is not considered an autonomous being. She is nothing other than what men decide. She is thus called the sex, meaning that the male sees her essentially as a sex being. For him, she is a sex. So she is it in absolute. And reduction of any person to their body or their sex places their status as an object and above any subjective desire they may have thus. Men treat women as confined to and used for because of their bodies. ठीक है, ये खास तौर पे जो मैडम अब्बासी है उसको ज्यादा इशू होता है कि हम इस पे क्यों बात कर रहे हैं। सो दैट इज द डिटेल कि आपने ये लास्ट टाइम भी जो डिस्कशन हुई थी कि जो सेक्स है दैट मे नॉट बी कंसीडर्ड द ओनली रीजन, लेकिन अगर हम हिस्ट्री में भी देखें तो उन जो फेमिनिस्ट थे उन्होंने इस चीज को एक ड्यू अटेंशन दी थी कि बेसिकली हिस्टोरिकली और पॉलिटिकली भी जो फीमेल है उसको इसी स्टेटस के कॉन्टेक्स्ट में देखा गया और लिटरेचर में भी इसी चीज को ही सपोर्ट किया गया है। सो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इशू। सैयद ज़िशान, व्हाट डिड फ्रॉइड से? यार ज़िशान, वो हम मैं जब साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म पे जाऊंगा तब पढ़ेंगे हम कि उसने क्या कहा था। अभी अगर हम सारी चीजों को एक वो मिक्स कर देंगे ना तो एक ऐसे खिचड़ी सी बन जाएगी। ठीक है, चले ओके जी। डू यू हैव एनी वॉइस इशू, एनी इशू? नो, कोई इशू नहीं है, चले, थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट जो इनका पॉइंट था रेडिकल फेमिनिज्म का वो ये था कि हायरार्की पे ना, कि ये जो पोजिशनल हायरार्की है, मेल सुप्रीमेसी, इसको खत्म किया जाए। अब मेल सुप्रीमेसी क्या है? मेल सुप्रीमेसी इन टर्म ऑफ रोल्स है, ठीक है। अब रोल्स में क्या है कि जब किसी फीमेल को भी ये समझाया जाता है कि आपको असर्टिव होना है या आपको ज्यादा कंट्रोलिंग होना है। अब देखो कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें उबैद जो है, उबैद की शादी हो रही है तो उबैद को समझाया जाएगा कि यार उबैद आपने जो है ना बेगम के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, आपने जो बेगम है उसके सामने आपने जो है ना वो बड़ा ओबीडियंट रहना है, उसकी नीड्स का ख्याल रखना है, ठीक है, और यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर स्पाउस। तो उबैद को तो नहीं कहा जाएगा। बट इफ रुबाब इज गोइंग टू गेट मैरिड, रुबाब को समझाया जाएगा कि रुबाब यू हैव टू चेंज योर लाइफ, you have to take care of your spouse, you have to amend your own behavior, blah blah blah। तो उनका ये ख्याल था कि ये जो मेल सुप्रीमेसी है दैट इज अ रिजल्ट ऑफ पोजिशनल हायरार्की, कि जिसकी वजह से वो असर्टिव, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिव और फीमेल ज्यादा कंप्लायंट, सबमिसिव और कोऑपरेटिव, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं। तो इसको खत्म किया जाए। ओके, अगेन सीमन द बोवेल का जो कॉन्सेप्ट था सेकंड सेक्स के she describes a host of historical and sociological reasons for the general failure to end gender oppression. She also locates these realities in interpersonal relations. अब interpersonal relations क्या है कि एक तो यह कि जो फीमेल है उसकी रिसोर्सेस तक एक्सेस नहीं है। दूसरे नंबर पे जो फीमेल है वो ये समझती है कि मेरी मर्द के बगैर सर्वाइवल नहीं है, ठीक है। तीसरा, उसका जो स्टेटस है एज अदर का, ठीक है, द सेक्स का जो स्टेटस है उसमें वो प्लेयर से ही करती है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में भी इवन फीमेल की एक्सप्लॉयटेशन होती है, ठीक है। कि जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हमारी सोसाइटी में जो ही लड़की 25 साल क्रॉस करती है घर वालों को फिक्र हो जाती है कि मैं शादी, अब इसकी शादी करनी है। अगर एक फीमेल कहती है कि मैंने शादी नहीं करवानी, वो कहेंगे ये पागल हो गई है, ये शादी के बगैर तो रह नहीं सकती, ठीक है, आपकी सर्वाइवल नहीं है। तो दैट इज योर थिंकिंग कि ये जो आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं उसमें फीमेल की ब्रेन वॉशिंग की जाती है कि शी कैन नॉट लिव इन एन आइसोलेशन।
ओके, अगर अब हम वेस्ट की बात करें तो वेस्ट अब इस चीज से वो थोड़ा सा निकल आया है। अब वो मैरिज में नॉट बी कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट। अब उसका वो जो रिलेशनशिप है वो एज अ रिलेशनशिप, इवन के फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू डिक्लेयर योर रिलेशनशिप एज अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, इवन देन दैट इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड सफिशिएंट इन टर्म ऑफ योर लाइफ। कि आपको सपोर्ट की जरूरत है ना, तो दैट सपोर्ट में नॉट बी कंसिडर। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि भाई अब शादी ना करें, आप इस रिलेशनशिप की तरफ जाएं। दैट इज देयर थिंकिंग कि मैं ये जो वेस्ट की थिंकिंग है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हम जो चीजें पढ़ रहे हैं इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम उसको अपनी जिंदगी में अडॉप्ट कर लें। जस्ट मेक योर माइंड क्लियर, दैट इज द थिंकिंग और दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ radical feminism. What they were thinking on which lines, what was their overall, you can say, their outcome that they were desirous of achievement. ठीक है, so that's all about this. Next, is it clear so far? ये आज मैडम बस ही चुप है। मैडम बस ही आपको समझ आ रही है, कोई मसला तो नहीं है? ओके चले, थैंक यू वेरी मच। ओके, नेक्स्ट जो इनका ख्याल था, जो रेडिकल फेमिनिज्म थे, रेडिकल फेमिनिज्म का ये ख्याल था कि जो प्रॉब्लम है, हम अगर कहें कि जिस तरह लिबरल ने कहा था ना कि प्रॉब्लम इसलिए सर आज रोजा लगा हुआ है कि थानू जुनेद साहब किवें पता कि उन्होंने रोजा लगा है? अच्छा नहीं, लीव इट। ओके, तो जिस तरह लिबरल फेमिनिज्म जो था, लिबरल फेमिनिज्म का ये ख्याल था कि जब तक फीमेल के लिए लेजिस्लेशन नहीं होगी तब तक फीमेल की एम्पावरमेंट नहीं होगी। अब रेडिकल फेमिनिज्म का ये ख्याल था कि ये लीगल सिस्टम पे फोकस करना, क्लास कॉन्फ्लिक्ट पे फोकस करना, ये फजूल काम है। उनका ये ख्याल था कि जो फोकस करने वाली बात है दैट इज अ पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर, कि जब तक आप पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करेंगे वेमेन की एम्पावरमेंट नहीं होगी और वेमेन के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म नहीं होगी। ओके, अगेन पैट्रियार्की क्या है? पैट्रियार्की जो है, अगेन जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पैट्रियार्की रिलेट्स विद योर रोल्स डिवीजन, डोमिनेशन और सबऑर्डिनेशन। और उस डोमिनेशन जो है, उस डोमिनेशन में जो की रोल है दैट रिमेन्स एंड दैट इज एसोसिएटेड विद द सेक्स। और जो सेक्स है वो बेसिकली उसमें जो पैट्रियार्की है उसमें सेक्स इज गोइंग टू बी व्यूड एज एक्विजिशन ऑफ प्लेयर थ्रू एडवर्सल रिलेशंस विद द वुमेन। कि अगेन जब हम प्लेयर की बात करते हैं कि आप सेक्सुअलिटी को अग्रेसिव और रोमांटिक की बात करते हैं, so basically in aggression you are going to treat your spouse as your enemy and only then that is going to be considered as a source of pleasure and that is going to describe this adverse relations. ठीक है, ओके, तो उनका ये ख्याल था कि वो ये जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है इसका जो रिजल्ट है दैट इज अ वेरी मच प्रेडिक्टेबल, दैट रिलेट्स विद वायलेंस, violence by sex, sexualized violence or sexual violence. ठीक है, एंड सेक्सुअल एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं कि जो वायलेंस है उसकी जो की साइड्स ऑफ ऑपरेशन है दैट रिलेट्स विद योर सेक्सुअल एक्टिविटी, जहां से वायलेंस स्टार्ट होता है। ओके, तो उनका ये ख्याल था कि बजाय आप उसकी बात करें लीगल सिस्टम की या क्लास कॉन्फ्लिक्ट की, उसकी बजाय आपको जो पैट्रियार्की है उसके जो ड्रॉबैक्स हैं उनको हाईलाइट करने की जरूरत है और आपको पैट्रियार्की को खत्म करने की जरूरत है। ओके, नेक्स्ट उनका ये ख्याल था कि जो वुमेन है दे नीड टू बी गिवन बेटर जॉब। लिबरल फेमिनिज्म का ये ख्याल था कि फीमेल के लिए अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, ठीक है, कि लॉ मेकिंग करें ताकि आप उनके लिए वेरियस ऑक्यूपेशंस जो हैं और उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स हैं उनकी जो एक्सेस है वो उनको दे, इवन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स वुमेन को मिले। इनका ये ख्याल था कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स तक एक्सेस आ जाना दैट इज नॉट सफिशिएंट, उसमें से जो बेटर रोल्स हैं उसमें भी वुमेन को आना चाहिए, ओनली देन वुमेन कैन ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी एंड वुमेन दे कैन चेंज द डिस्क्रिमिनेशन एज वेल। नेक्स्ट टेनेट इनका जो नेक्स्ट प्रिंसिपल था वो ये था कि दे वर अपोज टू पैट्रियार्की एंड इवन दे वर गोइंग टू कंसीडर पैट्रियार्की इज अ मोर सिवियर देन कैपिटलिज्म। कि अगर आप पैट्रियार्की को अंडरस्टैंड कर लें तो आप वुमेन की जो बाकी मिसाइल है उनको भी खत्म कर लेंगे। और उनका ये ख्याल है कि जो वुमेन को बाहर अच्छी जॉब्स नहीं मिलती, उनको बेटर रोल्स नहीं मिलते, क्यों? क्योंकि वहां पे भी पैट्रियार्की है।
वहां पे भी मेल डोमिनेशन है और वेमेन की एक्सप्लॉयटेशन होती है। और वो कहते हैं कि ये जो पैट्रियार्कल नॉर्म है जिसमें आप डोमिनेशन और सबमिशन की बात करते हैं, सो डोमिनेशन में यू आर गोइंग टू एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस, और वो प्रिविलेजेस किसके साथ है? मेन के साथ है, और वो मेन की साइकी को प्रमोट करते हैं कि हाउ यू नीड टू ट्रीट वेमेन। और ये मेन डिफाइन करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिस, कि आपने फीमेल को कहां पे रख के आपने जस्टिस देना है और कहां तक मेल को आपने सपोर्ट करके अपने जस्टिस को इंश्योर करना है। तो जिसकी वजह से उनके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो अफेक्ट होते हैं और फीमेल की वाले वो आप ये कह लें कि उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है। और इसमें फिर ऑलरेडी हमने ये पढ़ा हुआ है कि कॉर्नेल का व्यू, कि वो कहती है कि जब हम इसको डिफाइन करते हैं ना मैस्कुलिनिटी, तो इसमें आपका क्लास, प्रिविलेज, आइडेंटिटी, एजुकेशन, रेस, ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। और ये प्रिविलेज वेरी करती है फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी, फ्रॉम रेस टू स्टेट, फ्रॉम क्लास टू क्लास एंड सो ऑन। So far clear? Okay. Next. नेक्स्ट जो इनका पॉइंट था कि आप सेक्स क्लास रादर देन इकोनॉमिक क्लास, कि अगर आप सोसाइटी के मसले हल करना चाहते हैं तो अभी देखें ना, आप सोसाइटी में क्लासेस कैसे बनती हैं? आप क्लासेस बनती हैं इकोनॉमिक बेसिस पे, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। उनका ये ख्याल था कि आपकी क्लासेस ही सेक्स की बेस पे बननी चाहिए, कि मेल एज वन क्लास, फीमेल एज अदर क्लास, ओनली देन वुमेन रोल जो है वो उसको आप इक्वल ला सकते हैं। नेक्स्ट जो इनका टेनेट था या प्रिंसिपल था कि जो फीमेल हैं, अगर फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, तो जब भी आप सोसाइटी में इंडिविजुअल्स को रोल ऑफर करते हैं तो उसमें ये जो बायोलॉजिकल कंडीशंस हैं दे मे नॉट बी कंसीडर्ड वेरी एसेंशियल। ठीक है। और आप ये कहना कि क्योंकि वो जो आइडेंटिटी आपने दे दी है, फीमेल आइडेंटिटी, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेनिटेलिया, तो उस आइडेंटिटी का मतलब ये नहीं है कि फीमेल के पोटेंशियल्स कम है या फीमेल इनकॉम्पिटेंट है या वो लेथार्जिक है या इमोशनल है। तो उनका ये ख्याल था कि ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं दे विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ऑब्स्टेकल टू वुमेन प्रोग्रेस। ओके, नेक्स्ट अगेन इनका जो पॉइंट था वो कॉन्शियस रेजिंग से रिलेटेड ही था कि यू हैव टू एजुकेट वुमेन। ठीक है। कि आप उनको बताएं कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है, ये जो रेप है और हाउ सेक्सुअल वायलेंस दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, तो जब तक वुमेन को, और हाउ यू आर गोइंग टू बी एक्सप्लॉइटेड फॉर रिप्रोडक्टिव रोल्स, तो जब तक फीमेल अवेयर नहीं करेंगे अपने राइट्स को तब तक उसके अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले सकेंगी। उनकी कॉन्शियस रेजिंग की भी जरूरत है। क्लियर? चलें, ओके, थैंक यू वेरी मच। जी जी, आवाज आ रही है। मैं आपका वेट कर रहा था कि आपको आवाज आ रही है। जी आयशा, मैं मजाक कर रहा था, इसमें क्वेश्चंस भी हैं प्लस आपका सिलेबस भी तो करवाना है ना आज। ओके ओके। नेक्स्ट जो इनका पॉइंट था दैट रिलेट्स विद द प्रोस्टिट्यूशन, क्योंकि ये कह रहे थे यार ये 5 बजे ब्रेक करेंगे नमाज के टाइम ना। ठीक है, लेट मी कंप्लीट दिस। ये रेडिकल थियरी पढ़ लें फिर इकट्ठी नमाजें पढ़ के ना बावजू हो के दोबारा शुरू। आराम से डिलीवर करें। ओके ओके। इसी तरह क्योंकि इनका जो प्रॉब्लम था रेडिकल का, दे वर मोर एक्सट्रीमिस्ट, कि इनके नजदीक जो सेक्स है दैट वाज द प्रॉब्लम। वो सेक्स इन टर्म ऑफ आइडेंटिटी वाज अ प्रॉब्लम, वो सेक्स इन टर्म ऑफ एक्टिविटी दैट वाज द प्रॉब्लम। ठीक है। और इनका ये ख्याल था कि वुमेन दे नीड टू बायकॉट सेक्स। ओके। और इवन कि वो कहते थे कि आप हेटेरोसेक्सुअलिटी को भी नेगेट करें और आप ये जो रिप्रोडक्टिव रोल है उनका भी नेगेट करें। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक जो लीगल रिलेशनशिप है उसमें तो सेक्स का बाइकआउट कर लें और प्रोस्टिट्यूशन में सेक्स को वेलकम कर लें।
तो उनका ये ख्याल था कि सेक्स किसी फार्म में भी हो, सेक्स जो है इन विच women they are going to be treated as a commodity, और जो सेक्स है that is going to, you can say that is tantamount to insulting to women, so you need to boycott sex. So even you can say it should be for your economic gains, so even then it can be negated. ठीक है, जी आयशा आज हम सेक्स पे रहेंगे, ठीक है, ओके। देखिए रेडिकल थ्योरी है ही सेक्स पे, तो वो इसी की बात ही होगी ना। नहीं ये खत्म होने, अच्छा चलें इसको देखते हैं जरा। और नेक्स्ट उनका ये ख्याल था कि जो कमर्शियलाइजेशन है और ऑब्जेक्टिफिकेशन लाइक पोर्नोग्राफी, उन्होंने उसको भी नेगेट किया था। ओके, और इसमें ये जो सीमन द बोवेल का कॉन्सेप्ट है कि द एक्ट ऑफ सेक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर और विक्टिमाइजेशन का बायस बनता है कि women might find it humiliating to lie under the man and be penetrated by him and tense up in frigidity, ठीक है, कि जिसमें अगर आप ये कहें कि inability to have sex that is also problematic, और अगर आप women जो हैं if they are going for sexual activity again that is a problematic। तो उनका ये ख्याल है कि ये बेसिकली जो सोसाइटी है everything that is going to be that is in men favor, तो जिसके लिए जो women हैं they need to keep themselves ready to avoid sex, ठीक है। और नेक्स्ट उनका जो पॉइंट था व्यूज ऑन हेटेरोसेक्सुअलिटी। ओके, यहाँ पे जो रेडिकल थ्योरी थी दैट वाज गोइंग टू बी स्प्लिट इनटू टू ग्रुप्स, एक है रेडिकल लिबर्टेरियन फेमिनिज्म और एक है रेडिकल कल्चरल फेमिनिज्म। जो रेडिकल लिबर्टेरियन फेमिनिज्म है दे आर मोर एक्सट्रीमिस्ट, और जो रेडिकल कल्चरल फेमिनिज्म है दे वर शोइंग सम फ्लेक्सिबिलिटी इन देयर थिंकिंग। ओके ओके, जो रेडिकल लिबर्टेरियन फेमिनिज्म है उनका ये ख्याल है कि यू नीड टू गो फॉर टेक्नोलॉजी, यू नीड टू एक्सपैंड योर रिप्रोडक्टिव रोल्स। तो जब तक आप हर मैफ्रोडिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कि जिसको बच्चे चाहिए वो खुद बच्चा पैदा कर ले, ठीक है, जब तक आप इसको रिप्रोडक्टिव रोल से नहीं निकलेंगे तब तक फीमेल की इक्वालिटी नहीं होगी। ओके, और उनका ये ख्याल था कि जो लेस्बियन हैं या जो सेलिबेट, ठीक है, सेलिबेट नॉट हैविंग सेक्स, ठीक है, कि ये बेसिकली एक्सट्रीम ऑफ सेपरेटिज्म एडवोकेट कंप्लीट पार्टीशन ऑफ द सेक्सेस। और उनका ये ख्याल था वुमेन कैन फाइंड फ्रीडम, कि सिर्फ फीमेल का फ्रीडम का, फीमेल की एम्पावरमेंट, फीमेल की जो इंडिपेंडेंस है उसका सिर्फ एक ही टूल है, वो ये है कि वो हेटेरोसेक्सुअलिटी का बाइकआउट कर दे। या तो हेटेरोसेक्सुअलिटी को बाइकआउट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सेलिब्रेट हो जाएं कि यू आर हैविंग नो इंटरेस्ट इन सेक्स एट ऑल, जी आयशा वही होता है। तो या तो आप वो बड़ा जो है ना आप सेक्स को अवॉइड कर दें, या फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप लेस्बियन बन जाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप लेस्बियन होंगे तो यू आर गोइंग टू गेट एंगेज्ड विद एनी पर्सन और पार्टनर who is having same sexuality। तो जो फीमेल है वो उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेगी। आयशा बासी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है क्या बेसिकली? सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले ये बताएं कि आपकी तबीयत तो ठीक है? नो सर, आज तबीयत ठीक नहीं है मेरी, आज मेरे सर में भी बहुत दर्द है, ठीक नहीं है। अच्छा, चल अल्लाह से दे आपको। जी बताएं आपका क्वेश्चन क्या था? सर ये हर्मेफ्रोडाइट का आपने बोला है, तो ये वो होते हैं जिसमें बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, तो आपने बोला है कि ये ह्यूमन में हो, तो ये ह्यूमन में कैसे हो? अगर ह्यूमन में होंगी तो वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें कैसे आ सकती है? मतलब फीमेल है तो वो खुद बच्चा कैसे पैदा कर सकती है? उसमें ये मेल है, ये जो जिसमें भी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स जो आती हैं वो कैसे आ सकती हैं? मतलब कि अगर वो मेल है या फीमेल है, दोनों उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो बच्चा खुद कैसे मतलब कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अगर हमारा लैब की एक टेक्निक है, वो तो एक अलग चीज है सर, लेकिन नेचुरली तो टेक्निक है जरा वो बता दें सर। लेकिन सर अभी मेरी बात सुने, दैट इज अवर रिक्वायरमेंट, ठीक है, और क्योंकि
ऑब्वियसली वो इस पे तो बात उन्होंने की है ना। जो है ना, ये स्पर्म लिया जाता है और वो उसको एग के साथ उनकी मतलब उनको कंबाइन किया जाता है, फिर उनकी क्लीवेज होती है, फिर उसको यूट्रस में दोबारा इंसर्ट किया जाता है, और वो फिर उसमें जो 9 मंथ के बाद वो बर्थ होती है बेबी की, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। आप टेस्ट बेबी की बात कर रही हैं? यस सर। अच्छा, यस सर। तो लेकिन सर वो तो एक लैब की टेक्निक है। मैं इस चीज में कंफ्यूज हूँ कि आपने कहा हर्मेफ्रोडाइट में ह्यूमन बीइंग्स कैसे आ सकते हैं, मतलब कि एक अगर फीमेल है या मेल है तो उनमें उसमें बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आ सकती हैं, वो बेबी को कैसे पैदा कर सकती है, मतलब कि मैं इस सेंस में पूछ रही हूँ। आपकी साइंस में समझ गया हूँ, लेकिन आप जो आपका पॉइंट है ना उसको इसके साथ लिंक करें ना, कि तो सर उसमें वो वो कह टेस्ट रहे हैं कि वुमेन मस्ट बी लिबरेटेड फ्रॉम नेचुरल रिप्रोडक्शन बाय मींस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। वो कह रहे हैं कि आप जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं उनको सपोर्ट करें और उनकी बेसिस पे जो हर्मेफ्रोडिटिज्म है उसको आप एंडोर्स करें। लेकिन सर हर्मेफ्रोडाइट को हम ये नहीं कह सकते, हम इन विट्रो वाले सिस्टम को हर्मेफ्रोडाइट नहीं कह सकते, वो तो एक नेचुरल सिस्टम होता है, जैसे एक नहीं, वो तो नेचुरल है, वो तो बायोलॉजिकल है। देखिए प्लांट है उसमें देखिए मेरी बात, वो नहीं नहीं उस नहीं नहीं, आप प्लांट। थोड़ा सा उसको कंफ्यूज कर रही हैं। नेचुरली दोनों डिफरेंट हैं, हम बायोलॉजिकल रोल की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करें कि जो अगर एक मेल है तो मेल भी अपने जिस्म में बच्चा पैदा कर सकता है, अगर हम आज की जब टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। सो दिस इज ट्रू कि तो सर जरूरी नहीं है कि वो, सॉरी, सर मेल कैसे पैदा कर सकते हैं? मेल को मतलब मेल का तो मुझे समझ नहीं आई, ये मेल सर फीमेल तो कर। टेक्नोलॉजी बड़ी एडवांस हो गई है, आप उसको गूगल पे लिखें तो ये जो मेल है वो भी अब कर सकता है आर्टिफिशियल मीन्स के जरिए। तो सर मैं तो नेचुरल सिस्टम का पूछ रही हूँ, अभी तक जो मैंने पढ़ा है ना देखिए नेचुरल एज तो भाई नेचुरल तो फीमेल ही है, वो तो रोल हो ही नहीं सकता। देखिए उसमें मैं बार बार कह रहा हूँ वो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं ना। ठीक है सर, लेकिन हर्मेफ्रोडाइट में मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक जो साइंस वो में जो पढ़ा है ना, आपने पढ़ा था मैं आपकी बात समझ नेचुरल गया पढ़ा हूँ है। आयशा, आप मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मेरी बात को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। एक नेचुरल रोल फीमेल का ही है टू गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड, यस सर। वो चीज उसी तरह ही है। जब हम हर्मेफ्रोडिटिज्म हम कहते हैं कि आप शायद उसको इस कॉन्टेक्स्ट में ले रही हैं कि एक वो इंडिविजुअल या वो बॉडी जो कि नेचुरली बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स रखता हो, यस सर, राइट। बिल्कुल। यस सर। ये यहाँ पे नेचुरली की बात नहीं है, यहाँ पे वो कहते हैं कि दोनों में कैरेक्टरिस्टिक्स तो आ सकती है ना, ओके सर। चाहे वो टेक्नोलॉजी के जरिए भी आ तो सकती हैं, तो वो उसको सपोर्ट कर रहे ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर। हैं। चले, थैंक यू वेरी मच। So how can ensure women will not exploit other women in their homosexual relationship? How they will ensure women are not driven by self-interest? सैयद ईशान साहब, क्या आपका क्या क्वेश्चन है सैयद साहब? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कह रहे हैं कि रेडिकल फेमिनिज्म ये कह रहा है, रेडिकल लिबर्टेरियन फेमिनिज्म ये कह रहा है कि विमेन जो है वो मेमन के साथ ही लेस्बियन रिलेशनशिप बनाए। तो वो इसलिए बनाए क्योंकि जो दूसरी वेमेन है रिलेशनशिप में वो उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेगी। ये किस तरह से इंश्योर करेंगे कि जो दूसरी वेमेन है वो सेल्फ इंटरेस्ट की बेसिस पर उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेगी? वो कहते हैं कि फीमेल बाय नेचर ही रोमांटिक है, तो ऑटोमेटिकली उसकी नेचर में ही एग्रेशन नहीं है। तो फिर तो ये क्लियर? सबमिशन की तरफ बात चली जाती है ना फिर सारी, जब वो एग्रेशन नहीं है, जब तो वो मर्द इसीलिए अग्रेसिव। तो वो कह रहे हैं कि भाई आप अपनी जो सेक्स है उसके मेंबर के साथ करेंगे तो आपकी एक्सप्लॉइटेशन है, वो यही तो कह रहे हैं। सर मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वो ये कैसे इंश्योर करेंगे कि जो दूसरी वेमेन है वो आपको एक्सप्लॉइट नहीं फिर वही करेगी? मैं भी आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। वो कहते जी हैं कि सर, फीमेल की नेचर में ही एक्सप्लॉइटेशन नहीं है। ठीक हो गया, ये ठीक हो ये गया। जो अग्रेशन है, एक्सप्लॉइटेशन है, ये मेल के पास है, फीमेल के पास नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गया। वो कहते हैं उसकी नेचर में ही नहीं है ये चीज। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलें। देखिए ये कोई जो थ्योरी है ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हर चीज को आप उसको अंडरस्टैंड करें और इसको टेक इट एज ग्रांटेड लें। ये एक इनका व्यू पॉइंट था, आप इसे एतराज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ये कोई सोल्यूशन थी तो फिर ये इंप्लीमेंट हो जाती, ये तो इंप्लीमेंट नहीं हुई। तो दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ जस्ट वन ग्रुप।
ये एक इनका व्यू पॉइंट था। इस पे इतना सेंटी होने की जरूरत नहीं है कि अब वो ये हो गया तो वो हो गया। ये एक इनकी सोच थी कि ये चीजें इस तरह से भी हो सकती हैं और इस चीज को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। या जिस तरह सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी है, तो उसने ये कहा था कि हेटेरोसेक्सुअलिटी इज द ओनली सोर्स। ऐसी बात तो नहीं है। तो हमेशा चीजों के बाकी एंगल्स भी तो होते हैं ना सोचने के लिए। हम क्योंकि रेडिकल फेमिनिज्म की बात करें तो उनका ये ख्याल था कि चीजें इस तरह से होनी चाहिए। क्लियर? और इस पे क्रिटिसिज्म भी आएगा, डोंट वरी। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, इसको जो सपोर्ट कर रहे थे वो एक तो शूलामित फायरस्टोन सपोर्ट कर रही थी, और अर्नेस्ट जो बॉम्बमैन है वो सपोर्ट कर रही थी, मोनिक विटिंग विटिग वो सपोर्ट कर रही थी। ये जरूरी नहीं है इतनी डिटेल का पता हो, ठीक है, जस्ट आपके कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसका जो ख्याल था, जस्ट मुझे आप 2 मिनट दे दे, 1 मिनट दे दे। शूलामित फायरस्टोन का ये ख्याल था कि देयर शुड बी डीसेक्सुअलाइजेशन। डीसेक्सुअलाइजेशन का क्या मतलब है कि आप सेक्स को ही खत्म कर दें, ठीक है, और आप प्रेगनेंसी, बर्थ और सारी चीजें जो है ना वो हर एक के लिए ओपन कर दें, मेल है फीमेल है वो उसकी तरफ जाए। और जो अर्नेस्ट है उसका भी ये ख्याल था कि आपकी इक्वालिटी उस टाइम नहीं आ सकती जब तक कि आप ये जो मेंस्ट्रुएशन है, प्रेगनेंसी है, वल्नरेबिलिटी ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स है, जब तक आप इसको आप एलिमिनेट ना करें। और जो विटिग है उसका भी ये ख्याल था कि बेसिकली सेक्स को डिस्ट्रॉय करना होगा, लेकिन ये फीमेल के लिए बड़ा मुश्किल होगा, और इवन विमेन इसको चाहे सपोर्ट नहीं करेंगी। ओके, नेक्स्ट जो आ जाएगा दूसरा इसका ग्रुप आ जाएगा रेडिकल कल्चरल फेमिनिस्ट। और रेडिकल कल्चरल फेमिनिस्ट का ये ख्याल था कि ये जो रिप्रोडक्टिव रोल है ये फीमेल के लिए ट्रम्प कार्ड है, तो आप बजाय इसको नेगेट करने के आप इसको यूटिलाइज करें फॉर योर ओन फेवर। हाँ, ये बात ठीक है कि जो रेडिकल कल्चरल फेमिनिस्ट हैं वो रिप्रोडक्टिव रोल के अगेंस्ट नहीं थे, बट एट द सेम टाइम वो जो होमोसेक्सुअलिटी है वो उसके भी अगेंस्ट नहीं थे। इन्होंने भी लेस्बियन को सपोर्ट किया था, बट एट द सेम टाइम ये पोर्नोग्राफी के अगेंस्ट थे, ठीक है, और ये एंटी हेर्माफ्रोडिट अप्रोच जो है ये उसको सपोर्ट कर रहे थे। क्लियर? ओके, और इसको जो सपोर्ट कर रही थी एक तो ये जो जियोरेट है वो इसको सपोर्ट कर रही थी, ठीक है, और उसके बाद जो बाकी कुछ फेमिनिस्ट उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो इनका ये ख्याल था कि फीमेल जो है, पोर्नोग्राफी क्या होती है जी, आप में से कोई बताएगा व्हाट डू यू मीन बाय पोर्नोग्राफी? उसके बाद हम ब्रेक पे जाते हैं। व्हाट इज पोर्नोग्राफी? एनी वॉलंटियर हियर? चलें जी, सैयद जिशान साहब करेंगे। या उमर सर जो कमर्शलाइजेशन सेक्स की जाती है उसको पोर्नोग्राफी कहते हैं, यानी कि जो पब्लिकली कमर्शलाइज करते हैं उनको दिखाया जाता है सर, उसको पोर्नोग्राफी कहते हैं। हाँ शाबाश, ये पूछा किसने था? इनाम सर साहब, कोई जो आप गंदे गंदे क्लिप देखते हैं ना वो सुभान अल्लाह। पोर्नोग्राफी में आता है, वो सुभान नहीं कहता। ठीक है, चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आप ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद हम इसको फिर ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, दैट वाज अ क्रिटिसिज्म, ठीक है, और फिर हम ब्रेक के बाद आएंगे तो हम इसको स्टार्ट करेंगे मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म से। ओके, लेट्स हैव अ ब्रेक।
है।